हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर सीएसआई नेट, अदर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड सारे एग्जाम के अंदर जीन रेगुलेशन से एक न एक क्वेश्चन आता है। चाहे वो बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन हो, वायरस जीन रेगुलेशन हो या फिर यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हो। तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग देखते हैं लेक रिप्रेसर, लाइक लेक ओपेरन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है। ये सब जीन एक्सप्रेशन के जीन रेगुलेशन के पार्ट्स हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, यूकैरियोट के अंदर हिस्टोन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वायरसेस के अंदर लैम्डा फाज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो लैम्डा फाज क्या होता है, एक बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। आफ्टर इन्फेक्शन ये 2 साइकिल में प्रोसीड करवाता है। 2 साइकिल उस पर डिपेंड करते हैं एक कंडीशन पे कि वहाँ पे बैक्टीरियल सेल के पास ग्रोथ कंडीशन कैसी है, न्यूट्रिएंट कंडीशन कैसी है। अगर बैक्टीरियल सेल अच्छे से डिवाइड हो रही है, ग्रोथ कंडीशन अच्छी है, वहाँ न्यूट्रिएंट अच्छे से उसको मिल रहे हैं, तो क्या होगा, लाइटिक साइकिल चलेगी। और अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट कंडीशन पहले से अच्छी नहीं है तो वायरस का जीनोम जो है, वायरस का जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट करेगा और वहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी। ओके, मीन्स वायरस का जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एज ए गेस्ट रहेगा लाइसोजेनिक साइकिल में, और लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल को ब्रेस्ट करके वो वहां से बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज है जिसने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, इसका जो जीनोम होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होगा, इसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा रैपिडली। और रेप्लिकेशन किस मैकेनिज्म से होता है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। मीन्स एक के बाद इस तरह से बार बार वापस से रेप्लिकेशन यहाँ पे जीनोम फॉर्म होता जाएगा। तो जो वायरस का जो जीनोम होता है उसके अंदर अराउंड 50 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। और उन जीन्स के अंदर क्या होते हैं, वो जीन्स किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, अपने कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारे कुछ जीन्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट नहीं रहता है। जीन का एक्सप्रेशन करवाने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा, उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो वायरस क्या करता है, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को यूज करता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वायरस जीनोम। ओके, तो ये जैसे ही इसका जीनोम एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, यहाँ पे 2 कंडीशन होगी। एक, अगर ग्रोथ कंडीशन अच्छी है तो लाइटिक साइकिल चलेगी, बैक्टीरियल जीनोम को डिग्रेड करवा दिया जाएगा, वायरस अपने जीनोम को रिप्लिकेट करेगा, अपने कैप्सिड का फॉर्मेशन करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। देन उसके बाद बैक्टीरियल सेल को ब्रेस्ट करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल जीनोम में वायरस अपने जीनोम को इंटीग्रेट करेगा। तो इंटीग्रेशन किस वजह से, किस तरह से होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो देखा था हमने। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, साइट, इसमें पर्टिकुलर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहेगा। तो वायरस के अंदर अटैचमेंट पी साइट प्रेजेंट रहेगी और बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट बी साइट प्रेजेंट रहेगी। इस तरह से एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसमें साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होके बैक्टीरियल जीनोम के साथ में वायरस का जीनोम इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है प्रोफाज कंडीशन। ये वाला जो बैक्टीरिया जिसके अंदर वायरस का जीनोम भी इंटीग्रेट है, तो उसको बोलेंगे प्रोफाज। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रोथ कंडीशन अच्छी नहीं है तो बैक्टीरियल सेल धीरे धीरे ऐसे डिवाइड हो रही है बाइनरी फ्यूजन से, और उसके साथ में वायरस का जीनोम भी इंटीग्रेट है, तो वो भी वहाँ पे क्या होगा, रिप्लिकेट होता जाएगा। इस तरह से उसकी भी कॉपीज फॉर्म होती जाएगी। अब यहाँ पे बाय चांस ग्रोथ कंडीशन अच्छी हो गई बैक्टीरिया को, तो फिर क्या होगा, वो लाइटिक साइकिल में इंडक्शन नहीं होगा उसका, वहां पे लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन लाइटिक साइकिल में वापस से कन्वर्ट कब होगा, इस तरह से लाइसोजेनिक साइकिल चलती तो नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगी। तो वो कहाँ पे स्टॉप होगी, जब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई ना कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। अनफेवरेबल कंडीशन लाइक यहाँ पे कोई यूवी लाइट से डीएनए डैमेज हो सकता है, या फिर किसी अनदर रीजन से अगर डीएनए डैमेज हो गया, तो फिर क्या करेगा, वायरस के जीनोम में ऐसे जीन्स होते हैं जो उस डैमेज को सेंस कर सकते हैं। जैसे ही डैमेज होगा, वायरस अपने जीनोम को वापस से बैक्टीरियल जीनोम से बाहर कर लेगा, और यहाँ पे लाइटिक साइकिल का प्रोसीड हो जाएगी, और अपने जीनोम की कॉपी फॉर्म करके ये वहां से वायरस बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से लाइसोजेनिक साइकिल चलती है। अब लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल में मेन डिफरेंस क्या है,
मेन डिफरेंस ये होता है कि लाइटिक साइकिल में सेल का ब्रस्ट होता है, सेल की लाइसिस होती है, सेल डिग्रेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में इसमें सेल का डिस्ट्रॉय नहीं होती। उसके बाद वायरस रिप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनीफाजेस। लाइटिक साइकिल में प्रोजेनीफाज बनते हैं, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में कोई प्रोजेनीफाज नहीं बनते। और लाइटिक साइकिल में वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद वायरुलेंट वायरल इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। लाइटिक साइकिल में वायरुलेंट वायरस इन्फेक्शन होता है, लेकिन लाइसोजेनिक में क्या होता है, टेम्परेट वायरल रिप्लिकेशन होता है। टेम्परेट वायरल रिप्लिकेशन मीन्स टेम्परेट फाज किसको बोला जाता है, जिसके अंदर लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल दोनों ही अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है टेम्परेट फाज। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अब वो जो अराउंड 50 जीन्स हैं उनका किस तरह से रेगुलेशन हो रहा है, वो जीन किस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं, किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसके बाद जैसे ही उन जीन्स को स्टॉप करना होता है तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं जिसकी वजह से उन जीन का रेगुलेशन होता है और वो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो लाइटिक साइकिल में कौन से जीन एक्सप्रेस होने वाले हैं और लाइसोजेनिक में कौन से जीन एक्सप्रेस होने वाले हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोमोटर वर्क करेंगे, अलग अलग ऑपरेटर जो रेगुलेटरी सीक्वेंस अलग अलग वर्क करेगी। ओके, तो इसके अंदर अगर हम लोग इसका जीनोम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। ये वायरस का जीनोम है जिसके अंदर कुछ ये स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक यहाँ पे सी सेकेंड, सी थर्ड और सी फर्स्ट। ये तीनों ही जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। और क्रो जीन जो रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रो, पी, ओ और क्यू, ये वाले जीन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं लाइटिक साइकिल के लिए। क्रो इंड्यूस लाइटिक ग्रोथ एंड C1 इंड्यूस लाइसोजेनिक। ओके, तो जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर जीनोम आया वायरस का, यहाँ पे एक्सप्रेशन होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बोथ C1 एंड क्रो बाइंड टू ऑपरेटर लेफ्ट एंड ऑपरेटर राइट। क्रो 1 एंड C1 क्या होगा, ऑपरेटर लेफ्ट और राइट से बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर राइट डिटरमाइन द स्विच बिटवीन लाइसोजेन एंड लाइसिस। तो ऑपरेटर राइट होता है वो डोमिनेंट होता है और वो बताता है, वो डिटरमाइन करता है कि ये लाइसोजेनिक साइकिल होने वाली है या लाइटिक साइकिल होने वाली है। तो वो किस तरह से बताएगा, जैसे ही थोड़ा सा क्रो जीन का एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे सी सेकेंड जीन का एक्सप्रेशन भी होने लग जाएगा। तो सी सेकेंड और क्रो तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से डिसाइड होगा कि लाइसोजेनिक साइकिल चलनी है या लाइटिक साइकिल, उसके लिए एक एच टी एफ एल जीन प्रेजेंट रहता है, सॉरी HT हाई फ्रीक्वेंसी लाइसोजेनिक एक्टिवेटर, HFLA जीन प्रेजेंट रहता है। वो क्या करवाता है, एक FTSS प्रोटीएज होता है जिसको एक्टिवेट करता है। तो ये प्रोटीएज क्या करता है, C सेकेंड को डिग्रेड कर देगा। C सेकेंड और C थर्ड को अगर डिग्रेड कर दिया तो यहाँ पे C फर्स्ट को एक्टिवेशन नहीं होगा, क्योंकि C सेकेंड और C थर्ड क्या करवाते हैं, C फर्स्ट का एक्टिवेशन करवाते हैं। जैसे ही C सेकेंड का डिग्रेडेशन होगा, प्रो यहाँ पे काफी अमाउंट में फॉर्म होने लग जाएगा और ये एक्सप्रेशन यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही O, P एंड Q फॉर्म होने लग जाएंगे, यहाँ पे लाइटिक साइकिल प्रोसीड हो जाएगी। ओके, सो सी सेकेंड का जो डिग्रेडेशन करवाता है वो FTSS प्रोटीन करवाती है, प्रोटीएस करवाता है, और HFLA जो प्रोटीन होती है उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। और HFLA कब प्रेजेंट होगी, जब न्यूट्रिएंट कंडीशन यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, न्यूट्रिएंट कंडीशन अच्छी होगी तब। सो अगर Q एक्सप्रेस हो गया, Q क्या है, एक एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को रुकने नहीं देगा, ये टर्मिनेट नहीं होने देगा और आगे और ज्यादा जीन का एक्सप्रेशन होता रहेगा। ये प्रोमोटर राइट है। ओके, तो इस तरह से जीन का एक्सप्रेशन चलता रहेगा और प्रो एक्सप्रेस होता रहेगा और लाइटिक साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल चलानी है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ तक एक्सप्रेस होगा, HTLA जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, C सेकेंड एक्सप्रेस होने लग जाएगा। C सेकेंड जैसे ही फॉर्म होगा यहाँ से, वो C थर्ड के साथ बाइंड होगा, बिकॉज इधर से भी क्या हो रहा है, जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेज और जिस ये वाले जीन भी एक्सप्रेस होते जा रहे हैं।
तो ये एक्सिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन इंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वाले जीन भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, जहाँ यहाँ पे C3 भी एक्सप्रेस होने लग जाएगा। तो C3 और C2 जैसे ही बाइंड होते हैं, ये क्या करवाते हैं, C1 को एक्टिवेट करवाते हैं, प्रोमोटर रेस्पॉन्स एक्सप्रेशन, प्रोमोटर रिप्रेसर ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद प्रोमोटर रिप्रेसर मेंटेनेंस एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोमोटर इंटीग्रेज एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारे प्रोमोटर्स अगर एक्टिवेट होंगे तो फिर क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, C1 क्या होता है, ऑपरेटर राइट से अगर बाइंड होगा तो इसकी जो एफिनिटी होती है, ऑपरेटर राइट 3 फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऑपरेटर राइट 1, 2 एंड 3। तो C1 की जो एफिनिटी होती है ऑपरेटर राइट 1 के साथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन क्रो की जो एफिनिटी होती है वो ऑपरेटर राइट 3 के साथ सबसे ज्यादा होती है। और क्रो का जब एक्सप्रेशन होता है तो ये अनदर C2, C1 और C3 का एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसको ये क्रो और C1 क्या है, दोनों ही ये लैम्डा रिप्रेसर्स है। ओके, इन दोनों को क्या बोला जाता है, लैम्डा रिप्रेसर। लेकिन C1 को एक्टिवेटर भी बोलते हैं, ये रिप्रेसर के साथ साथ क्या है, एक्टिवेटर भी है। बिकॉज ये दूसरे जीन का एक्सप्रेशन को तो रिप्रेस करता है, लेकिन खुद को क्या करवाता है, एक्टिवेट भी करवाता है, सेल्फ एक्टिवेशन होता है इसमें। तो इस वजह से C1 क्या है, एक्टिवेटर भी है और रिप्रेसर भी है। ओके, तो C1, C2 और C3 ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल है लाइसोजेनिक के लिए, और क्रो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइटिक साइकिल के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये सारे जीन्स जो वर्क कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वायरल जीन एक्सप्रेशन आफ्टर T3 बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। तो वायरल जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह से कंट्रोल होता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल से नहीं होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आरएनए पॉलीमरेज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा और उस तरह से वायरस के जो जीन का एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, bacteriophage T4 infect E. coli and inject its DNA inside the cell. The transcription of viral genes occur in 3 stages: immediate, early and late. तो इसमें 3 टाइप से जीन का एक्सप्रेशन होता है। अभी हम लोग देख रहे थे क्रो का एक्सप्रेशन यहाँ पे, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन हुआ था, उसको बोलेंगे इमीडिएट अर्ली। उसके बाद वापस से क्यू तक जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोला जाता है अर्ली, और क्यू के बाद जो एक्सप्रेशन हो रहा था उसको बोला जाता है लेट जीन का एक्सप्रेशन। ओके, all the promoter on viral genome are available, सारे promoters available हैं, but the control takes place at the level of, तो control कहाँ पे होता है, modification of host RNA polymerase। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज की है थोड़ी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। जो वायरस के जीन का जो जीन का रेगुलेशन होता है वो किस वजह से होता है, होस्ट RNA polymerase में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवा के। ओके, देन नेक्स्ट bacteriophage T4 transcribe the viral genes immediately after infection using। तो किससे अपने जीन को एक्सप्रेशन करवाएगा, ट्रांसक्राइब कैसे करेगा, वायरल होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज से। ओके, तो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज करेक्ट हो जाएगा, वायरल आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा यहाँ पे, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज मॉडिफाई ये नहीं होगा। सो किस तरह से एक्सप्रेस करवाएगा अपने जीन्स को, होस्ट आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन there is a dynamic programs of differential expression of set of genes in bacteria. Phage infection are among the simplest example of developmental process. Okay, typically only a subset of phage genome offer referred to as immediate early gene are expressed in the host immediately after phage infection. As time passes, early genes start to be expressed and the immediate early genes and bacterial genes are turned off. At the final stage of phage infection, the early gene give way to late genes. One of the simplest way it is achieved is through, तो किस तरह से अचीव्ड होगा, एक्सप्रेशन ऑफ कैस्केड ऑफ सिग्मा फैक्टर होगा, एक्सप्रेशन ऑफ न्यू आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, क्योंकि जो अर्ली जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है उसके बाद वापस से जो लेट जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है वो सब किससे होगा, होस्ट आरएनए पॉलीमरेज से होगा, न्यू कोई आरएनए पॉलीमरेज वहां नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट होलो एंजाइम्स, जो बैक्टीरियल जीन में
डिफरेंट होलो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उनसे होगा। एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी अलग अलग वर्क करेंगे, कर सकते हैं यहाँ पे। सो न्यू आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा, बाकी ये सारी चीजें वर्क करेगी। सो ए सी डी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why lysogenic cycle is more beneficial to a virus than lytic cycle under certain circumstances. So lysogenic cycle more beneficial ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लाइटिक साइकिल में क्या करेगा, जैसे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा वायरस, बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट करके अपनी कॉपीज फॉर्म करके वहां से निकल जाएगा। तो वायरस की कॉपीज तो फॉर्म हो गई, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल थी वो तो डिवाइड हुई नहीं। तो इस तरह से अगर लाइटिक साइकिल चलती गई तो इस तरह से तो बैक्टीरिया की जो प्रोजेनी है वो बिल्कुल रहेगी नहीं, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो बैक्टीरियल सेल को जैसे होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन किस तरह से होता है कि जैसे पैरासाइट का इवोल्यूशन होता है, होस्ट का इवोल्यूशन भी होता जाता है। ओके, तो जैसे ही अगर वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके इन्फेक्शन के लिए नई नई और बैक्टीरियल सेल तो प्रेजेंट होनी चाहिए ना। तो वो किस वजह से प्रेजेंट होगी? लाइसोजेनिक साइकिल में। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल भी डिवाइड हो रही है, वायरस का जीनोम भी डिवाइड हो रहा है, दोनों ही एक साथ डिवाइड हो रहे हैं। ओके, लेकिन लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल तो क्या हो जाती है? ब्रस्ट हो जाती है, तो वो वापस से डिवाइड हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से लाइसोजेनिक साइकिल प्रिवेंट लोकल एक्सटेंशन ऑफ होस्ट वाइल स्टिल रिटेनिंग इन्फेक्शियस पोटेंशियल। सो हो सकता है कि होस्ट सेल बिल्कुल ही एक्सटेंड हो जाए, तो होस्ट नहीं बचेगा तो फिर वायरस भी नहीं बचेगा, इसलिए लाइसोजेनिक साइकिल क्या है? मोर बेनिफिशियल है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, a culture of an E. coli strain that is lysogenic for phage lambda is grown at 32 degrees Celsius. Induction of the prophase from the host chromosome will occur when the culture is exposed to. तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, लाइसोजेनिक साइकिल चल रही है और अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, कोई डीएनए डैमेज होगा, तो फिर क्या होगा? वहां पे लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में इंडक्शन हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एक इंडक्शन हो गया प्रोफाज का, मीन्स लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल के अंदर एंटर होगी। और वो किस कंडीशन में होगी? जब कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकता हो। सो ये सारे ऑप्शन तो नहीं होंगे। 40 डिग्री सेल्सियस इंफ्रारेड रेडिएशन, वाइल्ड टाइप ई कोलाई कल्चर, ऐसा नहीं होगा। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ओके, देन इन द लाइसोजेनिक लैम्डा फाज क्या है यहाँ पे? बोथ C1 एंड क्रो आर ऑन। लैम्डा फाज के अंदर क्या होगा? लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल में हमें पता है C1 और सी फर्स्ट, सी सेकंड, सी थर्ड तीनों ही एक्टिवेट रहेंगे। क्रो क्या रहता है? ऑफ फॉर्म में रहेगा। सो C1 इज ऑन वाइल क्रो इज ऑफ। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Which one of the following lambda protein act both as an activator and repressor of transcription? तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। रिप्रेसर और एक्टिवेटर दोनों की तरह कौन वर्क करता है? C1 प्रोटीन, बिकॉज ये दूसरे जीन को रिप्रेस करता है और अपने सेल्फ जीन को क्या करवाता है? एक्टिवेट करवाता है। तो ये वाला सेम क्वेश्चन 2019 में अभी दिसंबर में भी पूछा था, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिकॉज ये सेम लैंग्वेज भी सेम थी, इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज ए टेम्परेट बैक्टीरियोफेज and has two modes of its life cycle, lysogenic and lytic. Several genes are involved in these two processes like N integrase gene, C first, C second, C third, Q anti terminator gene है, सॉरी एन भी यहाँ पे एंटी टर्मिनेटर की तरह वर्क करता है और इंटीग्रेस जीन अलग से होता है और जिस जीन और एक्सेट्रा ये सारे जीन्स वर्क करते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द कंट्रोल मैकेनिज्म करेक्टली। तो यहाँ पे सबसे पहले एन जीन जो एंटी टर्मिनेटर जीन है वो एक्सप्रेस होगा, सी सेकेंड सी थर्ड को एक्टिवेट करवाएगा और क्यू को भी एक्टिवेट करवाएगा। ये तीनों ही साथ में अगर एक्टिवेट हो गए तो क्यू अगर एक्टिवेट रहेगा तो लाइटिक साइकिल करवाएगा, सी थर्ड पॉजिटिवली रेगुलेट करता है सी सेकंड को, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे और C1 को और इंटीग्रेस जीन को एक्टिवेट करवाएंगे और इस तरह से लाइसोजेनिक साइकिल प्रोसीड हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे सेकंड में देखें तो जिस जीन क्यू दोनों ही लाइटिक में जा रहे हैं और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं हो रहा सी थर्ड सेकंड का, और इसके बाद सी फर्स्ट इंटीग्रेस को करवा रहा है एक्टिवेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
इसी तरह से दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सारे रॉन्ग है, तो ये वाला जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जीन रेगुलेशन का। ओके, देन नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज लैम्डा जेनेटिक सर्किट में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। ये सारे जीन सर्किट हैं लैम्डाफेज का। द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्ड ड्यूरिंग द phage infection may be described as follows. N and Q protein act as anti-terminator, ये बिल्कुल करेक्ट है। C1 act only as a repressor, only as repressor नहीं होता, ये एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर दोनों की तरह ही वर्क कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। C second act as a activator for promoter response establishment, promoter repressor establishment, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी फर्स्ट एक्ट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ए सी एंड डी, ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड यहाँ पे रॉन्ग हो गया बिल्कुल, बिकॉज इसमें ओनली रिप्रेसर दे दिया। ये क्या होता है, रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, bacteriophage lambda is a temperate phase. Immediately after infection, viral specific messenger RNA for N and protein are expressed, followed by early messenger RNA. At the commitment phase, either lytic cycle start with the expression of genes for head, tail, and lytic proteins, or lysogenation cycle begins with the expression of repressor and integrase genes. During induction of lysosomes, both integrase and gis protein are needed along with host factor. Out of the 4 processes below, some govern integration and viral genome and its excision. तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, रिप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रोरेगुलेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ वायरल जीनोम्स एंड रिप्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे रेट्रोरेगुलेशन हो सकता है। ओके, रेट्रोरेगुलेशन होगा जिसकी वजह से क्या होता है, सिप जीन एक्सप्रेस होने लग जाएंगे, और सिप जीन क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेस जीन एक्सप्रेस होगा, सिप जीन का एक्सप्रेशन होने लग जाता है, और सिप जीन जैसे मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है तो हाफ मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड करवा देता है और हाफ मैसेंजर आरएनए को ऐसे एज इट इज रहने देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो मैसेंजर आरएनए अच्छे से वर्क नहीं करेगा, उस वाले प्रोसेस को बोला जाता है रेट्रोरेगुलेशन। तो रेट्रोरेगुलेशन हो सकता है, और क्या होगा यहाँ पे, वायरल जीनोम का रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैक्टीरियोफेज लैम्डा has two modes of its life cycle, lytic and lysogenic. In the lysogenic mode, the expression of all the phage genes are repressed, while the expression of repressor gene switches between on and off position depending on the concentration of repressor. The following statements are made. Repressor may act both as a positive and पॉजिटिव रेगुलेटर एंड नेगेटिव रेगुलेटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। रिप्रेसर इसमें सी फर्स्ट दोनों की तरह वर्क करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर। एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेसर जीन सी फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सी सेकेंड एंड सी थर्ड, इंडिपेंडेंट नहीं होता। सी फर्स्ट का जो रेगुलेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो बी तो रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो गया तो ये स्टेटमेंट निकल जाएगा, ये स्टेटमेंट निकल जाएगा। सी ये वाला 4 हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। तो सी को देखें तो म्यूटेशन ऑफ सी फर्स्ट जीन विल कॉज इट टू फॉर्म क्लियर प्लेक ऑन बोथ वाइल्ड टाइप इकोलाई एंड इकोलाई लैम्डा प्लस। तो ये दोनों के अंदर ही प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ही हम लोग को अगर देखना है कि वहां पे लाइटिक साइकिल चल रही है, लाइसोजेनिक साइकिल चल रही है, तो हम पेट्री प्लेट के अंदर वहां पे क्या करते हैं, बैक्टीरियल फेज का इन्फेक्शन करवाते हैं। अगर लाइटिक साइकिल चलेगी तो वहां पे व्हाइट पैचेज ऐसे प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा। सो म्यूटेशन अगर सी फर्स्ट के अंदर हो गया तो लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चल रही, इट मीन्स तो वहां पे लाइटिक साइकिल चलेगी, और लाइटिक साइकिल चलेगी तो लैम्डा पॉजिटिव वाली जो इकोलाई सेल है उसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन होगा, लेकिन वाइल्ड टाइप के अंदर प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। म्यूटेशन एट ऑपरेटर लेफ्ट एंड राइट विल अलाउ द फेज टू एक्ट एज वायरुलेंट फेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑपरेटर लेफ्ट एंड राइट के अंदर म्यूटेशन हो गया तो वायरुलेंट फेज की तरह वो वर्क कर सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी एंड ए, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
Next question is, insertion lambda vector are used to create cDNA libraries. In some insertion vectors, the site of insertion is within the C first gene. The recombinant with which are C first can then be screened by plating on E. coli HFL. Okay, the HFL encode a protease that control lysogenic decision through which mechanism. तो HFL के बारे में मैंने अभी बताया, हाई फ्रीक्वेंसी लाइसोजेनिक एक्टिवेटर। ये क्या होता है, FTSH को एक्टिवेट करेगा, एक प्रोटीज है जिसको, और अगर ग्रोथ कंडीशन हाई है तो ये HFL क्या होगा, एक्सप्रेस होता रहेगा। तो अगर इसके बारे में देखें तो HFL प्रोटीज डिग्रेड सी फर्स्ट को डिग्रेड नहीं करता, ये यहीं से रॉन्ग हो गया, सी सेकंड को और सी थर्ड को डिग्रेड करता है। HFL protease degrade C third and so C third cannot interact with C second. तो C third C second के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, C second C third के साथ करता है। ओके, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है यहाँ पे। HFL protease degrades C second, ये बिल्कुल करेक्ट है, and therefore C1 synthesis cannot be established, thus lytic pathway is preferred। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लाइटिक पाथवे को प्रेफर किया जाएगा अगर सी सेकंड यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा तो, बिकॉज क्रो के आगे सी सेकंड सबसे पहले प्रोटीन फॉर्म हो रही थी। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लैम्डा एंड P22 phases are two related lambdoid bacteriophages. A recombinant lambda mutant was derived from the wild type lambda phase, जो वाइल्ड टाइप था, बाय रिप्लेसिंग इट्स सी फर्स्ट रिप्रेसर जीन एंड द सी फर्स्ट बाइंडिंग साइट विद दोज फ्रॉम द P22 फर्स्ट। Both the wild type and mutant are used independently to infect Escherichia coli stand, overproducing wild type C first repressor. Following outcomes were surmised। तो वाइल्ड टाइप के अंदर इसमें क्या किया, म्यूटेशन किस तरह से किया गया, एक रिकॉम्बिनेंट लैम्डा फास्ट फॉर्म किया जिसके अंदर सी फर्स्ट रिप्रेसर प्रोटीन्स जो जीन्स थे उसके अंदर क्या किया, बाय रिप्लेसिंग इट्स सी फर्स्ट रिप्रेसर जीन्स एंड वाइल्ड टाइप लैम्डा फास्ट। ये म्यूटेंट वाइल्ड टाइप से डिराइव हुआ है जिसके अंदर क्या हुआ, सी फर्स्ट वाले जो रिप्रेसर जीन थे वो क्या हो गए, म्यूटेंट फॉर्म में थे। तो अगर यहाँ पे और वाइल्ड टाइप के अंदर सी फर्स्ट क्या हो रहा है, ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, तो सी फर्स्ट अगर ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो वाइल्ड टाइप के अंदर लाइसोजेनिक साइकिल चलनी चाहिए और म्यूटेंट के अंदर लाइटिक साइकिल चलनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखें तो इन्फेक्शन विद wild type will lies and lies the E. coli used. Infection with wild type will inversely establish lysogeny in the E. coli used. Infection with mutant will lies the E. coli used. Infection with mutant will inversely establish lysogeny in the E. coli। तो wild type के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे पास लाइसोजेनी होनी चाहिए। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट है, वाइल्ड टाइप में लाइसोजेनी हो रही है यहाँ पे, और म्यूटेंट भी क्या होना चाहिए, लाइटिक साइकिल होनी चाहिए। तो इन्फेक्शन विद म्यूटेंट विल लाइस द ई. coli सेल, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये सारे क्वेश्चन थे लाइटिक साइकिल से, लाइसोजेनिक साइकिल से वायरसेस के अंदर किस तरह से जीन का एक्सप्रेशन होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैक ओपेरॉन किस तरह से वर्क करता है, बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।